पहले तो मालूम ही नहीं था कि मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि मैं तो एकदम मुझे लगा कि मैं एकदम सही हूँ। तो आई थिंक या तो उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया तो नीचे गए होंगे, दोबारा वापस आएंगे शेरपा मुझे ढूंढते हुए। तो मेरे दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी, बट हुआ ही नहीं ऐसा। 48 आवर्स आप खाए बिना खाए पिए बिना सही से सोए, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लिए, आप कैसे सरवाइव कर पाते हो? तो मेरी पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी थी। मैं आई थिंक और स्टेट्स में अगर आप चले जाओ, आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पे पॉलिसीज है, यूपी में चले जाए वहाँ पॉलिसीज है, एमपी में, राजस्थान में या पंजाब में चले जाए, पर हिमाचल में पॉलिसीज नहीं है। पापा मेरे ड्राइवर थे कभी एचआरटीसी बस में, वो रिटायर हो गए 2003 में। एंड उसके बाद सब कुछ हमारा फार्मिंग से ही होता है। तो स्ट्रगल और बढ़ जाता है जब आपके पास ऐसे लोग नहीं है, सपोर्टिंग आपके पास नहीं है। Today's guest is one of India's most well-known mountain climber. Bajit Kaur, she joins me to speak about being rescued on top of Mount Annapurna, which is the 10th highest peak in the world. She went missing for a day. She was fortunately found alive a day after she went missing. It was on a descent. She was alone without supplemented oxygen. Another climber was later found dead. A third one was airlifted out, and his condition is still not, out of danger. So Baljeet is going to join me to speak about what it takes to be a mountain climber. What kind of support do they get? Whether they get finances. You went missing for a day. हम लोगों के लिए तो वो headlines होती हैं, पर जो आप पे बीती, I want to know. पहले तो मालूम ही नहीं था कि मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि मैं तो एकदम मुझे लगा कि मैं एकदम सही हूँ। तो आई थिंक या तो उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया तो नीचे गए होंगे, दोबारा वापस आएंगे शेरपा मुझे ढूंढते हुए। तो मेरे दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी, और मे बी मेरा वेट कर रहे होंगे कैंप 4 में, बट हुआ ही नहीं ऐसा। और मैं जैसे हॉस्पिटल, मेरा रेस्क्यू हुआ, मैं हॉस्पिटल पहुंची तो बहुत सारे लोग थे वहां पर जो मुझे हैरानी भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। तो मुझे था कि ये इतने सारे लोग आज क्यों आए, क्योंकि आज से पहले मैंने सबमिट किए हैं, बहुत सी चीजें की हैं, तो आज तक लोग नहीं आए। तो बाद में उन्होंने बताया कि बलजीत तुमने रुला दिया था। तो मैंने बोला मैंने ऐसा क्या किया? तो बोला कि यहाँ पे तो सारा न्यूज फैल गया था कि यू आर डेड। तो मुझे ऐसा हो गया था कि ओ गॉड, ये कैसे ऐसे बोल दिया, बिना सर्च किए बिना क्रॉस चेक किए कैसे उन्होंने बोल दिया कि मैं डेड हूँ। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, और पता नहीं है कैसे बोल दिया। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ये चीजें। ये एक शॉकिंग था। उससे ज्यादा मुझे ये था कि मेरे पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। मैं अकेली लड़की हूँ जो अपने परिवार को भी मतलब सपोर्ट कर रही हूँ, और जितना मुझसे होता उतना कर पाती हूँ। तो मतलब मेरे को ऐसा था कि उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक जो मेरी सिस्टर थे सबसे छोटे वाले, हमने उनको 5 साल पहले खो दिया था। तो वो उसी ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहे थे, तो एक और मतलब इससे उनको जूझना पड़ा। एंड सेकंड, इतने सारे लोग जो लोग दुआएं मांग रहे थे, जो लोग मेरे लिए प्रे कर रहे थे मेरी सेफ्टी के लिए, मतलब हर जगह मेरे लिए प्रे कर रहे थे। तो आई एम शॉकिंग कि इतने सारे लोगों को मैंने दुख दिया है। फिजिकली आप कैसे थी उस टाइम पे? एक शॉर्ट नोट में बताऊंगी कि मेरे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि मुझे 4 आवर्स से ऊपर तो एक ही दिन में हो गया था। 16 को स्टार्ट किया था हमने कम से कम 1-1:30 बजे के बीच में, एंड वहीं पे हम 17 को मैं सबमिट भी मैंने 17 को किया है कम से कम 7 बजे के आस। तो आप समझिए कि मेरा सबमिट इतना लेट हुआ है, तो 24 घंटे से ऊपर हो चुका था। तो पहले डिहाइड्रेशन हो चुका था, पानी नहीं पिया था, ऑक्सीजन वैसे ही नहीं था, रेस्ट भी नहीं किया था, सोई भी नहीं थी मैं सही से, मतलब ये सारी चीजें, खाना पीना कुछ भी नहीं किया था, तो डिहाइड्रेशन हो चुका था। एंड नेक्स्ट डे मैं पूरी रात वहाँ पे स्पेंड किया, 17 की रात पूरा नाइट वहीं पर रही। नेक्स्ट डे मेरा कम से कम रेस्क्यू भी 1-1:30 बजे के बीच में ही हुआ है। तो 48 आवर्स आप बिना खाए पिए बिना सही से सोए, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लिए, आप कैसे सरवाइव कर पाते हो? तो मेरी पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी थी, एंड मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं। मैं आपको पता नहीं कैसे कैसे मैंने अपने दिमाग को बना के रखा था, कुछ भी हो जाए मुझे नीचे जाना है, क्योंकि मैं जितना अल्टीट्यूड नीचे आऊंगी वो उतना ऑक्सीजन मुझे मिलेगा और साथ में मुझे एनर्जी आएगी। तो इतना करके मैं अपने आप को नीचे की तरफ ड्रैग कर हेलुसिनेशन स्टार्ट हो चुका था। हेलुसिनेशन में तो होता है ऐसा है, आपको हेलुसिनेशन मतलब खुली आंखों से सपने आना स्टार्ट होते हैं। ये आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है जो इस तरह की चीजें करता है। तो सेम मेरे साथ हो रहा था उस टाइम। ये
वाली एक्सपीडिशन में काफी हादसे रहे नहीं? देयर वाज अनदर पर्सन हु पास्ड अवे, एक और क्लाइंबर को एयरलिफ्ट करना पड़ा। आई एम नॉट श्योर अभी उनकी तबीयत कैसी है। तो आपको कई बार मतलब व्हेन यू आर यू आल्सो डन माउंट एवरेस्ट बलजीत, आपने एक ही सीजन में 4 वो 8000 मीटर्स के पीक्स किए हैं एज द ओनली इंडियन क्लाइंबर जिन्होंने किया है। कई बार आपको जो दिखता है, जो मिलते हैं ऑन द वे, उनके जर्नीज के बारे में क्या बता सकते? लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने 5-8,000 की थी वन सीजन में, एंड आई फाउंड मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। और सेम इस साल मुझे मालूम था कि विदाउट ऑक्सीजन से पहले मैं एक और क्लाइंब कर चुकी थी विदाउट O2 मनासलू, जिसकी हाइट अन्नपूर्णा से 100 मीटर ज्यादा ही है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकती हूँ विदाउट ऑक्सीजन। अगर बाई चांस अगर नहीं भी होता है विदाउट ऑक्सीजन तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो मेरा माइंड में बहुत क्लियर था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मेरे साथ शेरपा, मेरे कम से कम 4 शेरपा मेरे चेंज हुए इस क्लाइंबिंग में। होता ये है कि आपको एक ही शेरपा दिया जाता है, आप उसी के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टार्टिंग से लेकर आप उसी के साथ चलते हो और देन आप सबमिट करके वापस। और मैं भी अगर कुछ हो गया है, तबीयत खराब है शेरपा की या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दूसरा शेरपा हो सकता है। लेकिन मेरे केस में उल्टा था। मेरे केस में 4 शेरपा मेरे साथ क्लाइंब करके गए। फर्स्ट में जो शेरपा क्लाइंब करते वो बहुत एक्सपीरियंस थे, एंड बट ठीक है, उनका कुछ मुझे नहीं पता क्या इशू रहा क्या नहीं, बट जो मुझे बताया गया उनकी एजेंसी से और जो लोगों से मुझे पता चला वो ये था कि उनको किसी ने, फॉरनर ने एक्स्ट्रा मनी ऑफर किया एंड उनको वहां पे जाना पड़ा। शायद उनको जरूरत होगी पैसों की उस तो, और मैं कर नहीं सकती थी एक्स्ट्रा पैसे, बट उन्होंने बिना डिस्कस किए वो मेरे से, मतलब बिना डिस्कस किए मुझे छोड़ के चले गए। जब मुझे शेरपा कोई और भेजे तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक पोर्टर क्लाइंब करेगा। तो जो पोर्टर मीन्स वो क्या आते हैं, जो सामान मतलब ढुलाई करते हैं, सामान की इधर उधर लेके जाते हैं, वो होते हैं। और उन्होंने कभी क्लाइंब नहीं किया कोई माउंटेन, तो ये उनका पहला 8,000 होना था। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर आप मुझे चाहिए एक्सपीरियंस शेरपा मुझे मेरे साथ, ताकि कल को कुछ भी मुझे, अगर मैं अनेबल हूँ डिसीजन लेने के लिए, तो आप एबल हो मेरी कंडीशन देख के, मेरी फिजिकल कंडीशन देख के, आप मुझे बोल सको कि बल्कि तुमसे नहीं होगा, अभी चलो वापस चलते। तो आई नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन हु आर एक्सपीरियंस्ड, मतलब जिन्होंने क्लाइंब किया हो विदाउट मतलब ऑक्सीजन क्लाइंब किया हो, इस तरह मुझे चाहिए। एंड मैं सच में बताऊं, मैं शेरपाओं के साथ ना मैंने बहुत पहले से काम किया है, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड मैं उनका हमेशा डिसीजन, जो भी डिसीजन मेरे लिए लेते हैं, मैं हमेशा वो हमेशा फॉलो कर। लास्ट में हुआ ये कि जब वो मेरा 7/16 की हम निकले थे आफ्टरनून में 1-1:30 बजे, तो उस टाइम मैं और मेरे शेरपा हम निकले टेंट से। जो मेरे दूसरे शेरपा, एक्सपीरियंस शेरपा थे जो, वो नहीं आए। तो पोर्टर और मैं ही निकले। हम रात भर हमने क्लाइंब किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जो शेरपा आने चाहिए थे, जिनको मैंने मतलब मेरे साथ रखा था, जिन्होंने एजेंसी ने, तो वो आए नहीं। उन्होंने अपने बदले किसी और को भेजा, और ऐसे शेरपा को भेजा जो पिछले दिन ही क्लाइंब करा था। यानी वो कम से कम 2 दिन से सोया नहीं है, 2-3 दिनों से सोया नहीं। वो खुद टायर्ड है, और उन्होंने आज तक जब भी क्लाइंब किया वो विद ऑक्सीजन वालों के साथ क्लाइंब, तो उनको मालूम नहीं है कि विदाउट ऑक्सीजन वालों के साथ क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, क्या नहीं। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे अभी भी बहुत क्लियरली याद है, 20 मीटर नीचे भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मुझे सबमिट करने नहीं जाना है, वापस चलते, मुझे नहीं जाना है सबमिट करने, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि बहुत लेट हो चुका है और वेदर माउंटेन में बहुत जल्दी खराब होता है, मुझे नीचे जाना है जल्दी से जल्दी। तो मैंने दोनों शेरपा को बोला कि मुझे सबमिट नहीं करना है, प्लीज आप नीचे चलते हैं। बट उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। वो मुझे पुश करते रहे पूरे रास्ते में, मुझे पुश किया कि नहीं नहीं मैम, चलो चलो आप चलो, इतना से रह गया ये। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगी, बट मुझे सबमिट नहीं करना, आप नीचे चलो। और उन्होंने बात सुनी नहीं, और वो मुझसे आगे, मुझे छोड़ के उस टाइम भी वो दोनों आगे निकल गए सबमिट करने के लिए। तो मुझे दिखा था वो सबमिट कर रहे हैं, एंड मैं वहां पे रुक नहीं सकती थी, क्योंकि विदाउट O2 हूँ तो फ्रीज होने का मतलब होता ही है। इतनी -45 टेम्परेचर रहेगा, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आप मतलब रुक नहीं सकते, आपको अपनी बॉडी हिलानी पड़ती है, मूवमेंट। तो सेम मैं उनके पीछे पीछे उनका मैं चले गई, एंड मैंने सबमिट भी कर, जैसे सबमिट करके नीचे आना था तब जाके मैं कंप्लीटली हेलुसिनेशन में चले गई। और अब ये ऐसा था कि रास्ते में ना ही मुझे पानी, मुझे याद भी नहीं रहा क्लाइंबिंग करते करते कि पानी भी पीना था, ये भी पीना था, मतलब इतना हो गया था। तो मैंने उनको लास्ट मोमेंट तक कहा था कि मुझे सबमिट नहीं करना है, बट फिर भी मैंने सबमिट किया बिकॉज ऑफ देम। मैं ये सच में बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ, मैंने अभी तक वीडियो बना के रखा कि मैं नहीं जा रही हूँ सबमिट करने, बट वो दोनों आगे चले गए थे, तो मुझे उनको फॉलो करना पड़ा एंड देन सबमिट। सिंपल सी बात है, मेरा डिसीजन बहुत क्लियर था। मुझे एक ऐसा शेरपा चाहिए था जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके, जिसे सबमिट मैटर ना करे, जिसे मतलब जिंदगी मैटर करे, जो सिचुएशन समझ सके। तो उस तरह का शेरपा मुझे चाहिए था। एंड रही बात, अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि शेरपा क्यों चाहिए होते हैं, क्या शेरपा
सारा सामान लेके तुम्हारा लेके जाते हैं। तो मेरे वाले केस में उल्टा है, मैं क्लाइंब करती हूँ अपने शेरपा के साथ इसलिए ताकि मेरे साथ कोई क्लाइंबिंग पार्टनर रहे। अगर मैं सोचना बंद कर रही हूँ अपने फिजिकल के बारे में, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो एटलीस्ट वो समझे एंड वो सही डिसीजन ले, और जो भी वो डिसीजन लेंगे मैं उसको फॉलो करूंगी, देयर इज नो डाउट। शेरपास हाई माउंटेन गाइड्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें कम से कम बताते हैं कि सही चीज क्या है और क्या नहीं है, हम उनसे सीखते हैं, वो हमारे पार्टनर्स हैं, तो वो हमारे वहाँ पे नौकर नहीं है। तो ये मेरा क्लियर सिनेरियो था। और मैं क्लाइंबिंग भी ऐसे करती हूँ, अपना सामान खुद लेके जाती हूँ वहाँ पे। मैं कभी अपने शेरपा पे कभी भी कोई ज्यादा बर्डन नहीं देती। तो यू आर एक्सपीरियंस्ड बलजीत, तो आपने फिर भी कर लिया। अगर इस तरह का प्रेशर जैसे आप बोल रही हैं इन शेरपा से मिला, कोई इनएक्सपीरियंस्ड हो, कोई फर्स्ट टाइम क्लाइंबर इसमें फंस जाए तो क्या उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ, मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी टेक्स्ट आते हैं, मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलूंगी, प्लीज गो फॉर माउंटेनियरिंग बेसिक कोर्स। हमारे इंडिया में सबसे अच्छे कोर्सेज करवाया जाता है, इवन फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं और भी एक्स्ट्रा चार्ज करे, एक 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के आते हैं, और वही कोर्स इंडिया में कम से कम सोचो 20 और 25 हजार के बीच में हो रहा है। तो इट्स अ ब्लेसिंग। और मे भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, जहाँ पे फ्री कोर्सेज भी हो रही हैं, और बहुत सी ऐसी मेरे ख्याल से अगर आप देखो संस्थाएं हैं जो फ्री कोर्सेज करवाती भी हैं। जिस तरह से मैं एनसीसी की बात करूँ, स्काउट एंड गाइड की बात करूँ, एनएसएस की बात करूँ, जो स्कूल और कॉलेजेस में है, तो उसके भी कैंप्स आते हैं, स्पेशल बेसिक कोर्स करवाया जाता है, एडवांस कोर्स करवाया जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि ट्रेन होके आप जाएं, क्योंकि आप जब तक ट्रेन नहीं होंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे माउंटेनियरिंग है। और लोगों को लगता है कि अगर एक ट्रैक कर लिया, बेसिक माउंटेनियरिंग नहीं भी किया, और हमने एवरेस्ट का ट्रैक कर लिया है कोई, या कोई और ट्रैक्स कर लिए हैं, तो पहले तो आप समझे ट्रैक्स में और क्लाइंबिंग में दिन रात का अंतर है। क्लाइंबिंग वहां स्टार्ट होती है जहां से ट्रैक्स खत्म होते हैं, जहां पे आप ट्रैक को बोलते हैं कि हमने ट्रैक कर लिया, वहां से स्टार्ट होती है क्लाइंबिंग। तो आप डिफरेंस समझे, क्लाइंबिंग और ट्रैक्स और हाइक्स 1 डे का होता है जिसमें आप क्लाइंब एक दिन में वापस आते हैं, वो हाइक्स होती है। ट्रैक्स वो होते हैं जहाँ पे स्नो लाइंस आ जाती हैं, जहाँ पे आपको क्रैम्पॉन जैसी चीजें यूज करनी पड़े, वहां से आपका क्लाइंबिंग स्टार्ट हो। तो ट्रैक्स वहीं तक ही होते हैं, उससे पीछे ट्रैक्स। तो लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली है क्या क्लाइंबिंग, उनके दिमाग में वही फिल्टर हो जाता है कि हाँ जी। एंड अगर कोई अनएक्सपीरियंस जाता है, पहली बात तो मत ही जाए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको क्लाइंब करना है तो आप कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। सिर्फ माउंटेन्स आपको बुलाने चाहिए, माउंटेन्स अगर आपको बुला रहे हैं तो आप क्लाइंब जो जैसा मर्जी कर सकते। तो आप पहले बेसिक कोर्स करें, एडवांस कोर्स करें, उसके बाद 6000 मीटर पीक क्लाइंब करें, देन 7000 मीटर, देन उसके बाद अगर आपको लगता है 7000 मीटर पे आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी मतलब अच्छा रिएक्ट कर रही है, तो आप उसके बाद स्टार्ट कीजिए 8000 मीटर क्लाइंब। ये एक अच्छा और सेफेस्ट एक रास्ता है जो क्लाइंब है। कि आपकी रिकवरी रेस्क्यू के बाद और आपके घर पहुंचने तक वो जर्नी कैसी रही? एक्चुअली पहले तो ना मुझे खुद पे, मैं सच बताऊं, क्योंकि आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में रेस्क्यू सोचा ही नहीं कि कभी मेरा रेस्क्यू भी होगा और मैं कभी रेस्क्यू भी लूंगी। मेरे को अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मैं अनेबल थी डिसीजन। मैं कैसे वहाँ पे मैं फाइट भी नहीं कर सकती हूँ इतनी हाई एल्टीट्यूड में। और शेरपा मतलब ऑब्वियसली मैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ हमेशा की तरह। देखा जाए शेरपा ही क्लाइंबिंग की अगर देखा जाए रीढ़ की हड्डी भी आप कह सकते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे मेरे भलाई के लिए लेंगे, लेकिन लास्ट में ये सब कुछ इतना बड़ा चीजें हो गई थी कि मेरा शेरपा नीचे से नहीं आया, मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। उनके पास वॉकी टॉकी है लेकिन उसमें बैटरी नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि एक और इंडियन क्लाइंबर थी जिनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था, एंड जिनको स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था उनको वो वापस लेके नीचे गए बेस कैंप की तरफ। आप सोचिए कि कैसे मैं मतलब वहाँ पे कम्युनिकेट करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये सारी सिचुएशन हो चुकी थी और मैं डिसीजन ले भी नहीं पाई क्योंकि इतना नजदीक मैं समिट पे पहुंच गई थी। और जब मैंने सोचा कि हाँ मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो उस टाइम शेरपा लोग को समझ नहीं आ रहा मेरी बात, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मैं क्यों मना कर रही हूँ। बल्कि इसलिए भी हो सकता है कि मतलब हम कई बार तस्वीरें देखते हैं एवरेस्ट की, इतना जैसे कहते हैं कि ट्रैफिक जैम हो गया है एवरेस्ट पे, इतने सारे लोग एक टाइम पे। सो इसलिए भी हो सकता है कि देयर आर टू मेनी क्लाइंबर्स एट वन टाइम और उतने शेरपा नहीं है टू हैंडल इट। तो लास्ट ईयर हमारे साथ ऐसा ही था। लास्ट ईयर मैंने अन्नपूर्णा विदाउट शेरपा क्लाइंब किया, हमारे साथ कोई शेरपा नहीं थे। इस बार ऐसा था कि शेरपा मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए। मुझे इसलिए पर्सन नहीं चाहिए कि वो मेरा सामान लेके जाए, मुझे इसलिए पर्सन चाहिए जो मेरे साथ चल सके और सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके। सिंपल सी बात है। और इस बार ऐसा नहीं हुआ था। आप सोचिए मेरे साथ 4 शेरपा चेंज हुए हैं, तो मुझे एक ही शेरपा चाहिए जो ट्रस्ट वर्ती हो, मुझे ज्यादा शेरपा नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाए उस टाइम पे।
जो मेरा, मुझे लगता है कि जो मेरा शेरपा थे वो मेरे साथ आने चाहिए थे, और जो उनके शेरपा थे जिनको स्नो ब्लाइंडनेस होता है और उनको नीचे लेके जाना चाहिए था, उनके जो शेरपा थे। तो मेरा शेरपा मेरे साथ रहता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। इन ट्रैक्स में किस तरह का सपोर्ट मिलता है? ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही मेरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे आज तक सपोर्ट मिला है, और ना ही मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से तो कभी बात ही नहीं हुई, तो वहाँ तक कभी पहुंचे ही नहीं। और बाकी जो सपोर्ट है वो मैं कंपनी से लेती हूँ, या फिर अभी के जो मैं फाइनेंस आपको बताऊं तो अभी भी कुछ अमाउंट्स पेंडिंग है नेपाल में जो मुझे क्लियर करने हैं, और उसके लिए मैं स्पॉन्सरशिप एंड ऑल ढूंढना पड़ता है, फिर अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनसे मैं बोरो करती हूँ पैसे, या फिर मैं क्राउड फंडिंग स्टार्ट करती हूँ, या फिर कंपनीज, मल्टी कंपनीज को हम मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तब जाके कोई 1-2 कंपनी आती है, तो कोई 2 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए, कोई इवन कोई 15-15 हजार रुपए तक का भी स्पॉन्सर करता है, और हमें वो लेना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं क्राउड फंडिंग अभी कर रही थी, तो उसमें भी 1 रुपए डोनेट करने वाले भी लोग थे, क्योंकि वो इतना ही हमें सपोर्ट कर सकते थे, और मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आई नो कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है। तो हमें, मतलब माउंटेनियर्स को, एज ए माउंटेनियर्स, मैं जो सच बताऊं ये वो है कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें कोई सपोर्ट है ही नहीं। और स्पेशली हिमाचल में आप, मतलब माउंटेनियरिंग है, आई थिंक और स्टेट्स में अगर आप चले जाओ, आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पे पॉलिसीज है, यूपी में चले जाए वहाँ पॉलिसीज है, एमपी में, राजस्थान में, या पंजाब में चले जाए, पर हिमाचल में पॉलिसीज नहीं है। किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखती हैं? तो मैं ऑफलाइन योगा क्लासेस भी देती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, योगा क्लासेस देती हूँ, और अभी भी मेरी चल रही है क्लासेस। तो मैं अभी भी ट्रेन करती हूँ लोगों को, और पहले भी करती थी, और इसी तरह से मेरी बहुत सारी चीजें मैं करने, मतलब साथ साथ में करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ वो चीजें, इनकम का सोर्स मेरा बना रहा है। साथ में मैं क्लाइंब करने के लिए अप्लाई करती हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए। कंपनीज में स्पॉन्सरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक CSR फंड आता है, वो भी, उसमें भी माउंटेनियरिंग इंक्लूड नहीं है। कुछ ही माउंटेनियरिंग जो कंपनीज है वहाँ पे इंक्लूड है, और वहाँ पे ऑलरेडी माउंटेनियर्स है, तो हम वहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे भाई बहन ही है। ये बहुत कम कंपनी हमें मिलती है स्पॉन्सर्स करने वाली, एंड लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि माउंटेनियरिंग क्या है। तो उनको लगता है कि सिर्फ पहाड़ी तो चढ़ना है, कौन सा बहुत बड़ी मुसीबत है, पर वो समझ नहीं पाते कि जिस पहाड़ की हम बात कर रहे हैं वो पहाड़ बहुत अलग है नॉर्मल पहाड़ों से। इवन अगर आप लद्दाख चले जाओ, वहीं तो लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को सांस की प्रॉब्लम वहीं हो जाती है। तो आप सोचिए कि हम उससे ऊपर कम से कम 7-8 किलोमीटर और ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना वो टफ हो सकता है। लोगों के दिमाग में एक डला है कि हाँ जी वो खुद थोड़ा चढ़ना है, हमें खुद थोड़ा चढ़ना है, हम तो शेरपा के भरोसे चढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता। माउंटेनियरिंग बहुत अलग डिफरेंट फील्ड है, एंड स्पेशली मेरे लिए इससे, क्योंकि मैं क्लाइंब ऐसा कर, एंड जो लोग ऐसा कहते हैं कि आपको शेरपा पे ही डिपेंड है ना, तो आई थिंक उन्होंने क्लाइंब वैसा किया, बट माउंटेनियरिंग मेरे लिए बहुत अलग है, बहुत अलग चीज है। तो ये समझना पड़े लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज के लिए, तो एक तो बड़ा मुद्दा है। उससे ये भी अनफॉर्चुनेट बात ये निकलती है ना बलजीत, देन पीपल विल नॉट टेक अप टू माउंटेन क्लाइंबिंग बिकॉज एक अवेयरनेस नहीं है। भी अगर लोग समझेंगे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, करियर नहीं बन सकता इसके साथ। आप भी जैसे अब योगा सिखाती हैं एंड यू डू अदर स्टफ व्हेन यू आर नॉट ट्रेनिंग और व्हेन यू आर नॉट क्लाइंबिंग, तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले ना वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट। हमने एक्चुअली अपना माइंडसेट बहुत ही अलग तरीके से रखा है, क्योंकि देखो मैं साथ में मॉडलिंग भी कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा वहां से भी हो रहा है। तो मुझे लगता है करियर हर एक चीज में है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। और होता ये है कि आज तक ना हम माउंटेनियर्स नहीं अपने पैशन को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे हम किसी पे डिपेंड है। पहली बात तो ऑब्वियसली जब हम किसी को दिखाते हैं कि हम डिपेंड है, और ऑब्वियसली होते भी हैं, तो वहां पे ना ऑब्वियसली लोगों का नजरिया भी होता है कि अरे यार ये खुद तो कर नहीं रहे। पहले तो वो निकालो, अपने पैशन को इस लेवल पे लेके जाओ कि जहाँ पे लोग तुम्हें सपोर्ट करें, जहाँ पे लोग तुम्हें प्यार करें, जहाँ पे लोग समझे कि हाँ ये कुछ कर रहा है। तो सेम वे में मैं जो क्लाइंब करना चाहती हूँ, और मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद है कि इंडियन माउंटेनियर्स के लिए एक वो पहचान बनाना जो शायद आज तक हमें मिली ही नहीं है। या तो उनको मिली है जिन्होंने बहुत पहले क्लाइंब किया था, ठीक है, जो पहले कभी बने होंगे उनको मिला है, या फिर जो अभी नए क्लाइंबर्स है उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म दिखाना है। तो प्लेटफॉर्म के लिए मुझे लगता है जो अभी जिस मुश्किल रूट से अगर मुझे निकलना पड़ रहा है, अगर उस रूट को मैंने छोड़ दिया अभी ये सोच के कि हाँ ये मुश्किल है, तो आई थिंक ये एक और ब्लॉक बन जाएगा उन जो पीछे से लोग आ रहे हैं क्लाइंब का। जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल में कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो अगर मैं अभी माउंटेनियरिंग छोड़ के कोई और फील्ड पकड़ती हूँ कि नहीं यार इसमें तो है ही नहीं, तो मैं छोड़ देती हूँ,
तो डेफिनेटली जो पीछे से बच्चा आ रहा है उसके लिए वो रूट अगेन बंद हो जाएगा। अगर आप बात करो कपिल देव जी की जिन्होंने क्रिकेट खेला, तो वो अपने साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कुछ करते थे। अगर आप एम एस धोनी की बात करो, वो रेलवे में थे, वो रेलवे में भी थे, साथ में यहाँ पे काम करते। तो बहुत सारे लोगों ने अपने पैशन के साथ काम किया है, बट पैशन छोड़ा नहीं है। तो अब हमें पैशन छोड़ना नहीं है, हमें उसमें लगे रहना, दिन रात लगे रहना। कभी सिचुएशन आई जब आपने कहा मैं शायद छोड़ दूं, कभी हेल्पलेसनेस, कभी फ्रस्ट्रेशन, या कभी फैमिली ने कहा हो? एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं सच बताऊं तो। और सिचुएशन ने ऐसा बोला था, एक समय ने ऐसा बोला था कि छोड़ बाजी, तेरे को नहीं करना। और मैं सच में मैं दूर नहीं रहना चाहता थी माउंटेन से। और मैंने 3 साल माउंटेनियरिंग नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। और पर मेरा हर बार, मेरा जब भी मैं माउंटेन्स को देखती थी, मेरा हर बार था कि कब आप मुझे बुलाओगे, कब मैं आपको देर मतलब घंटों घंटों भर मैं आपको आंख भर के दिखती रहूंगी, कब आप मुझे बुलाओ। मैं आपको सच बात बोलूं, मैंने माउंटेनियरिंग मैंने चूज नहीं किया, उन्होंने मुझे चूज किया है। मतलब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसने 2 साल आया था माउंटेनियरिंग की, लेकिन उसका समिट नहीं होता है एक चीज से और वो बैक हो जाता है, जिससे जीरो नॉलेज है कि अब आगे बढ़ना कैसे है, वो एकदम से पीछे हट जाता है। 3 साल वो माउंटेनियरिंग नहीं करता है और वो होप भी छोड़ चुका है लास्ट में कि शायद किस्मत में नहीं है, तो वो कोई और जॉब कर रहा है, वो एग्जाम दे रहा है, वो पुलिस के एग्जाम दे रहा है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम दे रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। लेकिन सडनली अगेन एक कॉल आता है माउंटेन की तरफ से और दोबारा से ज्वाइन करती है वो लड़की या फिर जो भी पर्सन। एंड 1 साल का फिर से गैप आता कोविड का, फिर ड्रीम टूट जाता कि शायद अब तो होगा ही नहीं। लेकिन उसी के अगले साल वो स्टार्ट करती है, उसके बाद रुकती नहीं है। फिर उसके माउंटेन्स ही उसे देते रहते हैं सब कुछ जो भी उसे चाहिए। मुझे लगता है सपने तब पूरे होते हैं जब आप अंदर से चाहते हो कि हाँ जी मुझे यही करना है। तो आई थिंक ये पैशन है, जो ड्रीम्स है, और ड्रीम्स पूरे होते हैं क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत करना भी नहीं। बेशक घर वालों ने मेरे को बहुत बोला कि इसमें फ्यूचर नहीं है, बजट अभी भी बोलते हैं। मेरे लिए माउंटेन्स में बहुत कुछ रखा है और मुझे माउंटेनियरिंग ही करनी है। बट अफसोस होता है कि हमारे लोग, हमारे देश के लोग मतलब इसके बारे में जानते नहीं है। एक कहावत है हमारे पहाड़ों में कि अनपढ़ को समझाना इजी होता है, लेकिन पढ़े लिखे को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक्चुअली माउंटेनियरिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ने को नहीं कहा जाता, लेकिन पहाड़ से वहां से सीख लेना एंड नेचर को बचाना, नेचर को प्यार करना, नेचर की सेवा करना, ठीक है, जो कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं है। एवरेस्ट के साउथ कोर में बहुत सारा कचरा है, तो उसको उस टाइम तक लोगों के दिमाग में नहीं था क्योंकि अवेयरनेस नहीं था। तो लोगों के दिमाग में था ही नहीं कि इतना कुछ लोग है। जिस तरह से अवेयरनेस आया, वहां पे बहुत सारे एजेंसी ने, बहुत सारे लोगों ने, नेपाल आर्मी ने, उन्होंने स्टार्ट की एक्सपीडिशन उस गार्बेज को नीचे लाने का। और इसी तरह से क्लाइंबर्स भी अपने हर साल टारगेट्स बना के जाते हैं। अगर थोड़ा और हायर माउंटेन में जाओ तो वहां पे मुझे अलग कल्चर मिलता है अपने अल्टीट्यूड से ऊपर, तो उसको सीखना एंड कम चीजों में सर्वाइव करना। कम से कम हमारे पास, अगर मैं पेड़ के बैठूं, हमारे पास 2 थर्मल होते हैं, ऊपर एंड जो अपर और लोअर होता है। हम उसी में वो 28 या फिर आप समझ लो कि 45 दिन या फिर 2 महीने हम उसी में निकालते हैं। अगर आपको याद हो केदारनाथ में जब फ्लड आया था बहुत बड़ा और कितनी सारी इंजरीज हुई थी, तो उस टाइम पे इतना रेस्क्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, बट वहां पे माउंटेनियर्स थे जो उस टाइम क्लाइंब कर रहे थे। तो जब वो नीचे आए तो उन्होंने आधे से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया है। माउंटेनियरिंग बेसिक कोर्स ना आई थिंक सारे बच्चों को करना चाहिए, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सीखते हो और सबसे खूबसूरत बात आप सीखते हो अपने आप से प्यार करना। माउंटेनियरिंग इट्स नॉट जस्ट फॉर क्लाइंबिंग, इट्स इमोशन। वो लोनलीनेस, आइसोलेशन, वो फीलिंग, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? एक्चुअली मेरा मोटिवेशन ही माउंटेन्स है। मैं जब भी क्लाइंब करती हूँ आई फील लाइक के मुझे नहीं छोड़ना है आपको, मुझे नहीं जाना आपसे दूर। मैं शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगी आपसे दूर। आई कांट एक्सप्लेन, मतलब मैं कैसे समझाऊं माउंटेन, क्योंकि मुझे लगता है एक वही एक प्लेस है जिसने मुझे कभी स्टॉप नहीं किया, एक वही एक माउंटेन्स है जिन्होंने मुझे कभी डिच नहीं किया, मुझे धोखा नहीं दिया। वो जो फीलिंग है फ्रीडम, जो मुझे लगता है हर कोई इंसान अपनी जो ड्रीम देखता है उसमें मिलती है, वो सेम वो जो फीलिंग है मुझे कभी किसी फील्ड में मिली ही नहीं। तो टफेस्ट पार्ट क्या रहता है आपका? आई थिंक स्पॉन्सरशिप। आई थिंक यही एक टफेस्ट पार्ट, क्योंकि मैं बाकी तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। बाकी जहां से मैं आती हूँ वहां पे माउंटेनियरिंग के बारे में अभी लोग जाना शुरू किए हैं। इवन अभी भी लोगों का माइंड सेट ही है कि पहाड़ क्यों चढ़ना है, यहाँ पे इतने सारे यहीं पे चढ़ जाओ, तो इतनी दूर क्यों जाना है। तो इस तरह का लोगों का माइंड सेट है हमारे यहाँ पे अभी भी। पापा मेरे ड्राइवर थे कभी HRTC बस में, वो रिटायर हो गए 2003 में। एंड उसके बाद सब कुछ फार्मिंग, हमारा फार्मिंग से ही होता है। तो
तो स्ट्रगल और बढ़ जाता है जब आपके पास ऐसे लोग नहीं है, सपोर्टिंग आपके पास नहीं है बैकग्राउंड। और जो होते हैं तो वो वन टाइमर स्पॉन्सर होते हैं, वो आपको हर बार स्पॉन्सर नहीं कर पाते अगर जो भी आपकी फेस वैल्यू पे दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक टफ जॉब है, बट हो जाएगा ठीक, मुझे लगता है। जो हमें फोटो में मिलती हैं, जो इतने सारे लोग एक तरफ समिट पे इकट्ठे पहुंच जाते हैं, क्या एक्चुअली इट्स एक्चुअली दैट बैड? लेकिन ना मैं आपको बताऊं, जिस तरह से भी कल्चर बढ़ रहा है माउंटेनियरिंग को लेकर, तो सभी माउंटेन्स में रश नहीं है। तो इन पे रश इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली सबको लगता है कि यही पीक है दुनिया में जो टफेस्ट, आई थिंक उनसे भी टफेस्ट पीक्स हैं। K2 ऑलरेडी है, बट एवरेस्ट से भी ज्यादा टफेस्ट, एवरेस्ट 6 या 7th नंबर पे आता है टफनेस में। उससे पहले अन्नपूर्णा आता है, देन उसके बाद K2 आता है, फिर उसके बाद पीक्स, मतलब इस तरह की पीक्स हैं, कंचनजंगा है, ठीक है। तो वो पीक्स है, तो वहां पे इतना क्राउड नहीं रहता है। आई थिंक परमिट एक लिमिटेड आप निकालो उस साइड से। बट प्रॉब्लम ये कि नेपाल में अगर बात कर रहे हो तो नेपाल का टूरिज्म चलता ही उस पे है। जिस तरह से मानो कि रूट एक बार ओपन हो गया है तो विंडोज होता है कि वेदर बिल्कुल ठीक है, उसे विंडो कहा जाता है। जब वेदर ठीक होता है, विंड एकदम नॉर्मल होती है और आपको विंडो मिलेगा, यानी क्लियर वेदर मिलेगा। तो अगर विंडो 4-5 विंडो, तो सबका टारगेट क्या होता है कि जैसे ही रूट ओपन खुला, मतलब रूट ओपन हुआ है, तो पहले ही शॉर्ट में क्लियर कर देंगे, पता नहीं अगला में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो लोगों में पेशेंस लेवल नहीं होता है। अभी जो नए क्लाइंबर्स आ रहे हैं, जो इंडिया से, अगर क्लाइंबर अपने इंडिया की बात करूंगी, जो भी क्लाइंबर, तो सबका टारगेट क्या होता है कि एवरेस्ट चढ़ना, एवरेस्ट चढ़ना। लेकिन उनको चढ़ना बड़े फास्ट है, उनको अगले साल ही चढ़ना है। अभी उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं किया, उन्होंने बेसिक कोर्स भी नहीं किया, एडवांस कोर्स भी नहीं किया, कोई क्लाइंब नहीं किया, फिर और कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको अगले साल चढ़ना है। तो वो टारगेट बना के चले कि अगले साल मुझे, एक तो रिकॉर्ड के चक्कर भी है ऑब्वियसली, तो मुझे रिकॉर्ड सेट करना है अगले साल, मुझे ये करना है, एवरेस्ट जाके ये करना है। मैक्सिमम लोगों में सबमिट नहीं हो पाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम की वजह से ट्रैफिक में फंस जाते हैं, किसी के फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है क्योंकि वहां पर खड़े रहना पड़ता है, घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है लाइक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सब्र रखें और मेहनत करें अपने ऊपर, वर्कआउट अच्छे से करें ट्रैफिक जैम में भी, तो भी आप इतने कैपेबल हो कि अपना हाथ पांव हिलाते रहे, और साथ में आप इतना स्ट्रांग हो मेंटली कि आप डिसीजन ले सके वापस आने। सेम इवन 2016 जब मैंने अपना डिसीजन लिया था, 300 मीटर रहा था एवरेस्ट और मेरा ऑक्सीजन मास्क खराब हो गया था, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपने शेरपा का ऑक्सीजन मास्क ले जाती और शेरपा को नीचे भेजती। तो बट नहीं, बट मुझे ऐसा था कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं चाहती थी कि मेरा शेरपा का, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम मेरे शेरपा के साथ हो। एज अ वुमन क्लाइंबर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो अगर फिजिक की मैं बात करूं तो डिफरेंट है ऑब्वियसली मेन से, और स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, और मतलब पीरियड्स के ठीक पहले भी आपको मतलब ये चीजें सफर करनी पड़ती है। आई थिंक आपको मालूम है कि 2-3 डेज पहले ही पूरा बॉडी जो स्वेलिंग हो जाता है, ब्लॉटिंग स्टार्ट होता है, वॉमिटिंग स्टार्ट होता है, हेडेक, चक्कर आना, फीवर, ये सब कुछ ये होता है, मेरे साथ भी होता है, नॉर्मल है। और बट उसमें भी चलते रहना, एंड आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको गर्म पानी का बॉटल टाइम पे नहीं मिलेगा, आपको वो खुद ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो 12-12 घंटे आपको क्लाइंब करना, 14-14, 15-15 घंटे आपको क्लाइंब करना, मतलब विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर, आपको एक ही जगह जाके, तो मतलब वो रिदम कंटिन्यू रखना। और ऊपर से आप पीछे ना रह जाओ लोगों के साथ, आपको टीम के साथ ही चलना है, क्योंकि अगर आप टीम के साथ चलोगे तो ऐसा है कि आपको लोग हेल्प कर देंगे अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी चीजें हो रही है, और आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ जी मेरे साथ है कोई ना। बार बार वो चेंज करना, पैड चेंज करना, एंड मतलब वो अलग ही है, क्योंकि रास्ते में भी कर सकते। और ऊपर से आपको अगर साथ में अगर आपको पी करने जाना है, तो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पी बॉटल्स आती है वुमेन्स के लिए, और वो इतने शाय भी नहीं होते हैं, तो वो टेंट में कर लेते हैं सबके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सब जो लोग हैं पीछे मुड़ के देन वो वहीं पर कर लेते हैं। तो हम नहीं कर पाते। और पी बॉटल का मुझे इसी साल पता चला कि पी बॉटल अभी मतलब इस तरह से आती है ना, हमें टेंट से बाहर निकलना पड़ता है बार बार पी के लिए। मैं 6 लीटर पानी कंज्यूम करती हूँ माउंटेन, तो मेरा है कि 4 से 6 मेरा हो गए, 4 इज लाइक मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम 6 लीटर तो मैं पीती पीती हूँ। तो आप जो सोचो कि एक दिन में अगर इतना पिए तो वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, तो ये चीजें होती रहती इमोशनली। और इसमें देखा जाए मेंटली अगर आप देखो तो वुमेन्स कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो 1 डे हाइक मैंने अभी किया है जस्ट अभी 3,500 मीटर तक, एंड आई एम ट्राइंग कि अब मैं 4,000 मीटर टच करूं, देन 5,000 मीटर, देन 6,000 मीटर, देन 7, नेक्स्ट ईयर देन 8,000 आई विल स्टार्ट, और अपने आप को चेक करूं कि मैं फिट हूँ माउंटेन्स के लिए दोबारा या नहीं। बलजीत, रियली विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और आप क्लाइम करते रहिए, और होपफुली आपका बाकी का इश्यूज साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे, एंड यू रिमेन फोकस्ड, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।